हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आ दे रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज है 15 अक्टूबर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज ए रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम। आपने सुना तो होगा आरटीजीएस से पैसे भेजे जाते हैं। एक्चुअली आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम। तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम ग्राहकों के खाते में वास्तविक समय पर धनराशि हस्तांतरण की सुविधा को सक्षम बनाता है और इसका प्रयोग मुख्य तौर पर बड़े लेन देनों के लिए किया जाता है। The real-time gross settlement system enables the facility of real-time funds transfer to customers' accounts and is mainly used for large transactions. यहाँ रियल टाइम अथवा वास्तविक समय का अभिप्राय निर्देश प्राप्त करने के साथ ही उनके प्रसंस्करण से है, जबकि ग्रोस सेटलमेंट या सकल निपटान का तात्पर्य है कि धन हस्तांतरण निर्देशों का निपटान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम मूल रूप से अधिक धनराशि के लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए है, जबकि इसके माध्यम से हस्तांतरित अधिकतम राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर NEFT क्या होता है। व्हाट इज द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक देशव्यापी भुगतान प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज ए नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम विच फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ फंड्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। 2005 में शुरू की गई NEFT प्रणाली की हाल के वर्षों में लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ इसके ग्राहकों की संख्या में भी तेजी देखी गई है। इस प्रणाली के तहत कोई व्यक्ति, फर्म और कंपनी दूसरी बैंक शाखा में खाता रखने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी के बैंक खाते में तथा देश में स्थित किसी अन्य बैंक शाखा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर सकता है। आरटीजीएस बनाम NEFT क्या अंतर है दोनों में। आरटीजीएस वर्सेस NEFT, व्हाट इज द डिफरेंस। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में मुद्रा के लेन देन को बैचेज अर्थात समूह में पूरा किया जाता है, यानी इस प्रणाली के तहत एक निश्चित समय सीमा तक प्राप्त सभी लेन देनों का निपटान एक साथ किया जाता है। इन द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर currency transactions are completed in batches. That is, under this system, all transactions received up to a certain deadline are settled simultaneously. निश्चित समय सीमा के बाद वाले लेन देन के निर्देशों को अगले समूह अथवा बैच में शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार इस प्रणाली में देरी की संभावना होती है। इसके विपरीत आरटीजीएस में निर्देश प्राप्त करने के साथ ही उसका प्रसंस्करण कर दिया जाता है। यहाँ आरटीजीएस का प्रयोग बड़े मूल्य के लेन देनों के लिए किया जाता है, वही NEFT का प्रयोग आमतौर पर कम राशि के हस्तांतरण हेतु किया जाता है। सहायक प्रजनन तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। व्हाट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर। सहायक प्रजनन तकनीक का प्रयोग बांझपन की समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। इसमें बांझपन के ऐसे उपचार शामिल हैं जो महिलाओं के अंडे और पुरुषों के शुक्राणु दोनों का प्रयोग करते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टेरिलिटी। दिस इंक्लूड्स ट्रीटमेंट्स फॉर स्टेरिलिटी दैट यूज बोथ वुमेन्स एग्स एंड मेंस स्पर्म। इसमें महिलाओं के शरीर से अंडे प्राप्त कर भ्रूण बनाने के लिए शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद भ्रूण को दोबारा महिला के शरीर में डाल दिया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ART का सबसे सामान्य और प्रभावशाली प्रकार है।
सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन विधेयक 2020 का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020? तो ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बैंकों एवं क्लिनिकों को विनियमित करना, इसके सुरक्षित एवं नैतिक अभ्यास की अनुमति देना, महिलाओं एवं बच्चों को शोषण से बचाना। रेगुलेटिंग ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बैंक्स एंड क्लिनिक्स अलाउइंग सेफ एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफ ART प्रोटेक्टिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अनुपूरक स्थिति इसे सरोगेसी विनियम विधेयक 2019 के पूरक के रूप में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक लगाना है। यह विधेयक ART के लिए सलाहकार निकायों के रूप में कार्य करने हेतु SRB के तहत सरोगेसी बोर्डों को नामित करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको बैंक के किसी भी एग्जाम, चाहे आप SBI क्लर्क का दे रहे हो, आप SBI PO, IBPS क्लर्क, PO या किसी भी बैंक के एग्जाम के लिए अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। किर्गिस्तान कहाँ स्थित है? वेयर इज किर्गिस्तान लोकेटेड? तो मध्य एशिया का देश किर्गिस्तान, उत्तर पश्चिम और उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व और दक्षिण में चीन तथा दक्षिण और पश्चिम में ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में 1991 में अस्तित्व में आया था। तकरीबन 6 मिलियन की आबादी वाले किर्गिस्तान का कुल क्षेत्रफल 1,99,951 वर्ग किलोमीटर है। किर्गिस्तान में मुख्य तौर पर मुस्लिम और ईसाई आबादी पाई जाती है। मध्य एशिया का यह देश, जो कि चीन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है, रूस और चीन दोनों के लिए रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। रूस किर्गिस्तान को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है और उस पर अपनी एक पकड़ मजबूत करने के लिए भरसक प्रयास करता है। वहीं चीन के लिए यूरेशिया के केंद्र के स्थित यह देश उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हेतु काफी महत्वपूर्ण है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप की किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और चाइना। स्वामित्व योजना क्या है? व्हाट इज स्वामित्व स्कीम? तो स्वामित्व का पूर्ण रूप सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व stands for survey of village and mapping with improved technology in village areas। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घर के मालिक को अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराना और प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना है। इस योजना को 4 वर्षों की अवधि में पूरे देश में लागू किया जा रहा है और अंततः इसके तहत देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। योजना के पायलट चरण में 6 प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के लगभग 1 लाख गांव और पंजाब तथा राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गांवों को कवर किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब और राजस्थान में स्थित संचालन संदर्भ प्रणाली स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। इन सभी 6 राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों के ड्रोन सर्वेक्षण और योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत के सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन राज्यों में डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड, संपत्ति कार्ड प्रारूप और गांव को ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के लिए अंतिम रूप दिया है। पंजाब और राजस्थान राज्यों ने भविष्य के ड्रोन उड़ान गतिविधियों में सहायक के लिए CORC नेटवर्क की स्थापना हेतु सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
सतत संचालन संदर्भ प्रणाली कोर्स क्या है? व्हाट इज द कंटिन्यूअस ऑपरेशन रेफरेंस सिस्टम कोर्स? तो सतत संचालन संदर्भ प्रणाली कोर्स संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क है जो एक आभासी आधार स्टेशन प्रदान करता है जिससे लंबी दूरी की उच्च सटीकता वाले नेटवर्क सुधारों का अभिगम प्राप्त होता है। Continuous Operations Reference System is a network of reference stations that provide a virtual base station that provides access to long-range high-accuracy network improvements. कोर्स नेटवर्क भूमि नियंत्रण बिंदुओं की स्थापना में सहायता करता है जो कि भू संदर्भ, भू सत्यता और भू सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है। हरियाणा में टाइटल डीड क्या है? व्हाट इज द टाइटल डीड इन हरियाणा? तो हरियाणा के 221 ग्रामीण भारत में परिवर्तन लाने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण की शुरुआत की जाएगी। टेकिंग ए हिस्टोरिक स्टेप्स टुवर्ड्स ब्रिंगिंग चेंज इन हरियाणा's 221 rural India and empowering millions of Indians. The distribution of property cards under the ownership scheme will be launched on October 11, 2020. प्रॉपर्टी कार्ड के भौतिक वितरण की शुरुआत के साथ लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर भेजे गए SMS लिंक के माध्यम से संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्डों का भौतिक रूप से वितरण किया जाएगा। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। फ्रेंड्स, जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यानी अपनी मंजिल की शुरुआत करते हैं, आप काफी मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में आप विफल भी हो जाते हैं। तो आप अगर मन से हार गए हैं तो आप उस कार्य को दोबारा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप किसी कारण से उसमें विफल हो गए हैं तो आप उसको दोबारा कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपके मन में यह बैठ गया कि आप यह नहीं कर सकते तो आपको उस कार्य को करना बहुत ही मुश्किल या इम्पॉसिबल के समान हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।